गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। हेलो सर। हाँ बच्चों। एनाबॉलिक और केटाबॉलिक को बताओ तो सर। एनाबॉलिक जो होता है वो ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर सिंपल कंपाउंड या छोटे कंपाउंड मिलकर के बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। जो स्मॉल सिंपल कंपाउंड जो है मिलकर के यदि बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, लार्ज कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें कुछ बड़ी चीज सिंथेसाइज हो रही है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस हुई, फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हुई। और यदि कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो, उल्टा हो जाए, जो लार्जर कंपाउंड बड़ा कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटता हो, उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे डाइजेशन हुआ, इस हमने स्टार्च खाया वो ग्लूकोज में टूट रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। हिंदी में इसको क्या क्या बोलते हैं सर? हिंदी में एनाबॉलिक को बोलते हैं उपचय, एनाबॉलिक को उपचय प्रकरण, और कैटाबॉलिक को बोलते हैं अपचय, अपचय प्रकरण। ओके, थैंक यू सर। सर स्पीसीज, वंश और कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। क्या क्या? स्पीसीज, जीनस और कुल, हाँ, वंश और कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। समान तीनों लक्षणों पर आधारित है मतलब लक्षणों पर आधारित। लक्षणों पर तो सारे ही आधारित है, समानताओं के आधार पर ही देखते हैं हम, लेकिन सबके क्राइटेरिया अलग अलग होंगे, वो लक्षण सबके लिए अलग अलग होंगे। सर फिनेटिक वर्गीकरण क्या है? हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चे। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? फिनेटिक वर्गीकरण। फिनेटिक जो है वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए बोलते हैं। याद है वो बताया था हमने क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर यूज करते हैं, सारे कैरेक्टर की लिस्ट बनाते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और जिससे ज्यादा लक्षण मिल जाते हैं जिस कैटेगरी से, उसमें क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसा जो संख्याओं पर आधारित है, इसमें किसी कैरेक्टर को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उस टाइप के वर्गीकरण को हम फिनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है? हाँ सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर मुझे भी 1 क्वेश्चंस पूछने थे, थोड़ा डाउट है। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो बच्चे। हेलो सर। हाँ बच्चे, हेलो। हेलो सर, मुझे अब साउंड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं आपके। अरे लिख के बोल देना। हाँ हाँ, लिख के बोल दो, लिख के बोल दो, मैसेज टेक्स्ट कर दो। इंटरनेट का इश्यू होगा, नेटवर्क का। राहुल ये क्या है? प्लीज कोई अपना नंबर दे दो। ये क्या है राहुल? नंबर चाहिए किसी का भी हो, नंबर चाहिए सर। क्यों? ऐसी कुछ काम रहता है ना। काम रहता है, कोई भी नंबर, नंबर से क्या काम रहता है? अरे भाई सर ग्रुप से ले लेना। जैसे कि ना कुछ पूछना, जैसे बना रहा हूँ, कुछ नहीं बन रहा है ना, तो दोस्तों से पूछ लेंगे, इसलिए। ग्रुप में नहीं जुड़ा है क्या भाई? ग्रुप में तो है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। कौन सा ग्रुप भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप में तो बना है हम लोग का ना ग्रुप। डाउट वाला ग्रुप बना है। इस बच्चे को ग्रुप में ऐड करो भाई। इस बच्चे मेरे को तो ग्रुप नहीं में जोड़े हैं भाई। तू अपना नंबर कर इसको दे, जोड़ो। नंबर टाइप कर दे यार, नंबर। ओके भाई। आगे बढ़े क्या? यस सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके मेथड पढ़ रहे थे, है ना? लास्ट लेक्चर में हमने माइक, सब लोग अपने ऑफ कर लो, माइक म्यूट कर लो सब बच्चे अपने। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके मेथड पढ़ डाले थे, और हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया में या मोनेरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है,
बट उससे मिलती जुलती प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोल देते हैं पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चे हम आज पढ़ने वाले हैं पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हेडिंग कर रहा हूं पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलती जुलती प्रोसेस जिसके थ्रू जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, जीन में चेंजेस आते हैं, उसे हम बोल रहे हैं पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच change in genetic material occurs in bacteria. बैक्टीरिया मोनेरा में यदि जीन में जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ रहा है तो उसका जो मेथड है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या शॉर्ट में से पैरासेक्सुअलिटी भी बोल देते हैं। और इसके तीन मेन मेथड है, कौन कौन से, 3 मेन मेथड्स आर, अब नाम तुमने सुना होगा जरूर से। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा मेथड होता है conjugation, and third method is transduction। हिंदी में क्या बोलते हैं, हमने लिखा है पैरासेक्सुअल को पारलैंगिक आनुवंशिक पुनर्योजन, हिंदी में क्या बोलेंगे, पारलैंगिक, पैरासेक्सुअल पारलैंगिक जेनेटिक आनुवंशिक रिकॉम्बिनेशन होता है पुनर्योजन। पारलैंगिक आनुवंशिक पुनर्योजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में, आनुवंशिक पदार्थों में विभिन्नताएं आ जाती हैं, परिवर्तन आते हैं। और इसकी 3 मुख्य विधियां हैं, 3 मेन मेथड्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलोगे, रूपांतरण। कॉन्जुगेशन को हिंदी में बोलोगे संयुग्मन, और ट्रांसडक्शन को बोलोगे पारक्रमण। हिंदी में ये टर्म्स यूज करते हैं, पारक्रमण। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। क्लियर है बात? एक एक करके आपको डिटेल में देखना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, और ट्रांसडक्शन क्या होता है, ठीक है। रेडी हो सब बच्चे? सर इसको एक बार हिंदी में बताओ सर परिभाषा को। बोला हमने कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे हम पारलैंगिक आनुवंशिक पुनर्योजन बोलते हैं। और इसकी 3 मुख्य विधियां हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, कॉन्जुगेशन संयुग्मन, और ट्रांसडक्शन पारक्रमण। ठीक है, हिंदी में क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, देन इसके बाद में एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मेथड देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। सर एक बार और बोलिए तो। इसको एक बार और बोल दो बच्चे। पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलेंगे पारलैंगिक आनुवंशिक पुनर्योजन। सर डेफिनेशन को उसका। डेफिनेशन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन आता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन आता है उसे पारलैंगिक आनुवंशिक पुनर्योजन बोलते हैं। ये लैंगिक जनन के समान प्रक्रिया है, ठीक है। बैक्टीरिया के लैंगिक जनन, कई बार हिंदी वाली बुक में तो लैंगिक जनन ही लिख दिया है कि लैंगिक जनन है ये, लेकिन एक्चुअल में लैंगिक जनन नहीं होता। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये एक्चुअल में लैंगिक जनन नहीं है, उससे मिलती जुलती सी प्रक्रिया है। और इसकी 3 विधियां हैं, रूपांतरण, संयुग्मन और पारक्रमण। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया जो है उसकी खोज और उसकी स्टडी सबसे पहले किया था किसने? सबसे पहले किया था ग्रिफिथ ने। ट्रांसफॉर्मेशन जो उसको डिस्कवर किया था किसने? ग्रिफिथ ने। बाय
ग्रिफिथ। और ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? एक्सपेरिमेंटेड ऑन, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? कौन से बैक्टीरिया के ऊपर, पता है क्या किसी को? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर इसके अंदर डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने ये जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, ये टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है कहां पर? ये टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है 12th क्लास के अंदर, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है वहां पर, ठीक है। अब कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो हम समझेंगे। वहां पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के इन्होंने 2 स्ट्रेन यूज किए, 2 स्ट्रेन्स को हिंदी में प्रभेद भी बोल देते हैं। इन्होंने 2 स्ट्रेन यूज किए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। कौन कौन से थे वो 2 स्ट्रेन? एक था स्मूथ और एक था एस स्ट्रेन और स्ट्रेन का नाम और था आर R4 रफ है, खुरदरा है, और एक था S3 स्ट्रेन, S का मतलब है स्मूथ, चिकना। तो ये 2 स्ट्रेन उन्होंने यूज किए थे। इन दोनों में स्ट्रेन में किसका अंतर था बताओ? इन दोनों में अंतर था कैप्सूल का। बताओ, यदि कैप्सूल उपस्थित होगा तो वो स्मूथ होगा कि खुरदरा होगा? स्मूथ। स्मूथ होगा। यहाँ पर S3 स्ट्रेन जो था उसके अंदर कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है। वही बैक्टीरिया का R2 स्ट्रेन जो है उसके अंदर कैप्सूल संकुटिका, ग्लाइकोकैलिक्स में पढ़ा था हमने कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो या तो लूज स्लाइमी हो सकता है या फिर कई बार वो टफ हार्ड होता है। तो टफ हार्ड वाला जो उसे हम कैप्सूल बोल देते हैं, संकुटिका बोल देते हैं। तो R2 स्ट्रेन जो है वो अनकैप्सुलेटेड था, संकुटिका रहित था, और S3 स्ट्रेन जो है वो कैप्सुलेटेड था, उसके ऊपर संकुटिका प्रेजेंट थी। कैप्सूल का क्या फंक्शन होता है बताओ? कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को किस तरीके से हेल्प करता है बताओ? बोलो सर। दूसरे बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम से, सर इम्यून और सर। वेरी गुड बच्चे, ये बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। इसका मतलब कौन ज्यादा डेंजरस होगा? कौन ज्यादा डेंजरस होगा, R स्ट्रेन की S स्ट्रेन? कैप्सूल जिसमें रहेगा वो है वो डेंजरस होता है, घातक होता है, वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब क्या है? घातक। वायरुलेंट स्ट्रेन यानी कि घातक स्ट्रेन है। ये चूहे की जान ले लेता है, उसको किल कर देता है, इसलिए वायरुलेंट। और R वाला जो है वो कैसा है? नॉन वायरुलेंट, घातक नहीं। R2 स्ट्रेन जो है वो संपीठिका युक्त है और वो घातक नहीं होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। जबकि S3 स्ट्रेन जो है वो कैप्सुलेटेड है और वो घातक है। क्यों? क्योंकि कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा लेगा। बैक्टीरिया आराम से उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई करेगा और टॉक्सिन्स बना करके उस जीव को मार डालेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? नोट कर रहे हो साथ में? अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या था। अब समझते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंट क्या किया था। सर स्ट्रेन को हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रभेद। स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं प्रभेद। वैरायटी है एक तरीके से। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो समझो। देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने R2 स्ट्रेन लिया। कहां से लिया? एक कल्चर मीडियम था,
संवर्धन माध्यम था, उस संवर्धन माध्यम के ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक संवर्धन माध्यम पे R2 बैक्टीरिया को उगाया हुआ था, एक पे S3 बैक्टीरिया को उगाया था। तो उन्होंने क्या किया, R2 बैक्टीरिया जो है उसे क्या किया उन्होंने एक इंजेक्शन में लोड कर दिया, उस मीडियम में से उन्होंने एक इंजेक्शन में लोड कर दिया, और इस R2 स्ट्रेन को, जो लिविंग R2 स्ट्रेन था, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इन माइस। R2 स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, चूहे में उसका इंजेक्शन लगा दिया। बताओ क्या चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा। लाइफ माइस सर्वाइव। चूहा जो है वो नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने बात की थी कि यदि आर स्ट्रेन है, कैप्सूल नहीं होगा, तो क्या होगा, वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बच नहीं पाएगा, और होस्ट का इम्यून सिस्टम में WBC वगैरह जो है वो उसको मार देगी। तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया मर गया, चूहा जो है वो हंसता खेलता हुआ इधर उधर घूमता है। ठीक है, देन उन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा स्ट्रेन ट्राई किया। अब की बार उन्होंने S3 स्ट्रेन लिया और फिर से उसे इंजेक्शन में लोड किया और चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इन माइस। अब क्या हो जाएगा, चूहे की हालत क्या हो जाएगी, मर जाएगा। yes. और यहाँ पर माइस जो है, चूहा जो है वो मर गया, माइस डाइड। बेचारा चूहा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि ये खतरनाक वाला बैक्टीरिया था जिसने चूहे के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन बनाया होगा, और उसका इम्यून सिस्टम जो है, चूहे का इम्यून सिस्टम जो है वो उस बैक्टीरिया को मार भी नहीं पाया, और अल्टीमेटली कौन जीत गया? बैक्टीरिया जीत गया और चूहा जो है वो मारा गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने S3 स्ट्रेन जो है उसे गर्म करके मार दिया। क्या किया? हीट किल्ड S3 स्ट्रेन। अब उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया और उसको उन्होंने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और अब की बार क्या हुआ, अब की बार चूहा जो है वो जिंदा रहा। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरिया मरा हुआ है तो ये मुर्दा बैक्टीरिया इस चूहे का क्या बिगाड़ पाएगा, चूहा जो है वो सर्वाइव करेगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं, सबको समझ में आ रही है बातें? यस अब इसके बाद उन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने इस हीट किल्ड S के साथ मिक्स कर दिया, हीट किल्ड S स्ट्रेन, और इस हीट किल्ड S स्ट्रेन के साथ में इन्होंने मिक्स कर दिया किसको, लाइव R स्ट्रेन को। जो जिंदा R स्ट्रेन था, लिविंग R स्ट्रेन था, उसको हीट किल्ड S स्ट्रेन के साथ में मिक्स कर दिया, और यानी ये मुर्दा है ये जिंदा है, दोनों को मिक्स कर दिया, और फिर अब इस मिक्सचर को क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इन माइस। और अब की बार क्या हुआ था, क्या किसी को पता? माइस मर गया। मर जाएगा, मर जाएगा। माइस डाइड। और जैसे ही यहाँ पर चूहा मरा, वैसे ही ग्रिफिथ का दिमाग चकराने लग गया। उसका दिमाग चकराने लग गया कि हीट किल्ड स्ट्रेन जो है उसे तो, उसके अंदर तो वायलेंट पावर है नहीं, उसको तो मार दिया गया है, और आर स्ट्रेन यदि जिंदा भी है तो भी वो नॉन वायलेंट है, बट दोनों को मिक्स करके चूहे के अंदर डाला, तो चूहा जो है वो मर क्यों गया? उनका दिमाग जो है बहुत ज्यादा चकराने लग गया था। चक्कर खाते खाते वो अपने घर पे पहुंचे। चक्कर खाते खाते जब वो अपने घर पे पहुंचे तो ग्रिफिथ की दादी ने उसको पूछा कि बेटा क्या हो गया, क्यों परेशान हो, जीवन में क्या समस्या आ गई? उनको लगा कि शायद गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया होगा, तो इसीलिए बेचारा बहुत परेशान हो गया। उसके बाद बेटा क्यों इतना परेशान हो तुम? तो ग्रिफिथ ने बोला कि दादी माँ क्या बताऊं, आज एक्सपेरिमेंट किया ऐसा ऐसा, और ये मरे हुए के साथ में मैंने जिंदा बैक्टीरिया डाला, और जिंदा वाला नॉन वायलेंट था, फिर भी चूहा मर गया। क्या करे, क्या हो गया? तो उसकी दादी माँ जो है वो बिल्कुल वैसे ही हंसी जैसे तन्नू हंस रही है, वैसे ही बिल्कुल हंसी ने बोला, बेटा ये तो बहुत ही आसान सी बात है, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि काय के साइंटिस्ट बन रहे हो तुम? बोला कि तो फिर उसकी दादी माँ को उसने पूछा कि दादी माँ आपको क्या समझ में आ रहा है इतनी आसानी से, आप हंस रहे हो ना तन्नू के जैसे?
तो उसकी दादी माँ ने बोला कि बेटा बहुत आसान है, तुमने देखा नहीं है क्या कि कोई आदमी मर जाता है तो मर के भूत बन जाता है, भूत बन जाता है तो कोई जिंदा आदमी होगा उसको चेट जाएगा जाके भूत, तो क्या होगा, उस जिंदे आदमी के अंदर भी कैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, वो भूत वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और जैसे ही ग्रिफिथ ने बात सुनी, ग्रिफिथ का दिमाग चकरा, वापस से सही हो गया, लाइन का एकदम काने पे। ग्रिफिथ ने बोला ये दादी माँ तो बिल्कुल सही बात बोल रही है। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर एक्चुअली सर मैं नेटवर्क्स प्रॉब्लम की वजह से मुझे साउंड्स क्लियर नहीं आ रहे थे और मैं बार बार लेफ्ट हो रही थी। सर वन टाइम प्लीज बता दीजिए ना इसको। कोई बात नहीं बच्चे, अभी तो स्टोरी चल रही हो, तुम्हारे काम की नहीं, तो कुछ बच्चों के ऐसे थोड़ा सा मजा आ जाए इसके लिए मैंने बताया था। तो सुनते चलो, काम की बात बोल रहा हूँ, अब मैं काम की बात बोलूंगा। तो क्या हुआ कि इस बात से ग्रिफिथ जो है उसका दिमाग थोड़ा सा लाइन पे आया। उसने देखा कि ये तो मुर्दा है और ये जिंदा है। दादी माँ ने क्या बोला, इस मुर्दे का भूत जो है वो इस जिंदा बैक्टीरिया में घुस गया और इस जिंदा बैक्टीरिया को उसने क्या कर दिया, अपने जैसा बना दिया, जिसकी वजह से माइस जो है वो मर गया। सर हाँ बच्चे। सर ये वाले में मुझे भी कंफ्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था, वो तो मर गया था, फिर कैसे मतलब। अरे बच्चे मैं बता रहा हूँ ना, क्या कोई आदमी मर जाता है तो उसका भूत बन जाता है ना, और वो भूत किसी दूसरे के अंदर घुस जाता है तो क्या वो भूत की प्रॉपर्टी नहीं आ जाएगी क्या उसके अंदर, उस आदमी के अंदर? तो वैसे ही तो हुआ यहाँ पर। तब उन्होंने सोचा कि आखिर ये भूत का चक्कर, फिर ग्रिफिथ भूत को नहीं मानते थे, उनकी दादी मानती थी, ग्रिफिथ नहीं मानते थे भूत को। उन्होंने उस कंसेप्ट को सही जगह पे लगाया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अच्छा ये बात सही है कि इस मुर्दा बैक्टीरिया की कोई चीज जो है वो इस जिंदा बैक्टीरिया के अंदर घुस गई है। ये बात बिल्कुल सच है कि इस मुर्दा बैक्टीरिया में से हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से जरूर से कुछ चीज ऐसी है जो इस लाइव स्ट्रेन में चली गई है और वो लाइव स्ट्रेन को उसने क्या किया, अपने जैसा बना दिया। उसी चीज को उन्होंने क्या बोल दिया, जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ ने बोला कि भूत नहीं है दादी माँ, लेकिन ये बात सच है कि कोई चीज है जो हीट किल्ड बैक्टीरिया से लाइव बैक्टीरिया में चली गई और अपनी प्रॉपर्टी लाइव बैक्टीरिया को दे दिया उसने, और अलाइव बैक्टीरिया को दे दिया, और वो चीज क्या है, वही है जेनेटिक मटेरियल। और इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी डिस्कवरी हो गई थी, मतलब उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को सर्च कर लिया था। लेकिन उसको पूछा आखिर वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो क्या है जो इस हीट किल्ड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया के अंदर गया। तो उन्होंने बोला कि वो जेनेटिक मटेरियल है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब हमें पता है कि कोई भी जीव के अंदर जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली चीज है वो क्या है, कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली चीज क्या है, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज है उनको कंट्रोल करने वाली चीज क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो हीट किल्ड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया के अंदर चला गया और उसको अपनी प्रॉपर्टी दे दी। इसका मतलब क्या किया उसने इस लाइव आर स्ट्रेन जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, एस स्ट्रेन के अंदर। यानी अब लाइव आर स्ट्रेन कैसा हो गया, जिसके ऊपर कैप्सूल भी बन गया, वो टॉक्सिन भी बनाने लग गया जो एस स्ट्रेन के अंदर होता है। तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल, हीट किल्ड बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का लाइव बैक्टीरिया के अंदर, अलाइव बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो जाना, जिसकी वजह से वो अलाइव बैक्टीरिया कैसा हो गया, डेड बैक्टीरिया के जैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। क्या बात क्लियर हो गई क्या? अब क्लियर हो गई? वन टाइम और बताइए ना प्लीज। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो आर स्ट्रेन जो है इसके पास वायरुलेंट प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से ये माइस को किल नहीं कर पा रहे। एस स्ट्रेन जो है उसके पास वायरुलेंट प्रॉपर्टी है, खतरनाक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से माइस को मार पा रहा है। यदि हमने इस बैक्टीरिया को ही मार दिया तो उस बैक्टीरिया की खतरनाक प्रॉपर्टी खत्म हो गई और माइस सर्वाइव किया। लेकिन जब हीट किल्ड बैक्टीरिया के साथ में लिविंग आर स्ट्रेन को हम मिक्स करके डालते हैं तो क्या होता है, इस हीट किल्ड बैक्टीरिया का डीएनए एंटर हो जाता है किसके अंदर, लिविंग बैक्टीरिया के अंदर। और जैसे ही इसके अंदर डीएनए एंटर होगा, क्या हो सकता है कि हीट किल्ड बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाए, लिविंग बैक्टीरिया के अंदर, और ये कैसा बन जाए, खतरनाक बन जाए, कैप्सुलेटेड बन जाए, टॉक्सिन बनाने लग जाए, और फिर ये क्या कर रहा है, माइस को किल कर दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस का मतलब क्या हुआ,
ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, हिंदी में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया, जीवाणु जो है वो माध्यम से डीएनए को अपटेक करता है, अपने अंदर अपने न्यूक्लियोइड में इंटीग्रेट कर लेता है और नई प्रॉपर्टीज को शो करना स्टार्ट कर देता है, नए लक्षणों को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे? ट्रांसफॉर्मेशन बोल देंगे। क्लियर हो गई क्या बात? सर एक बार और आराम से बताइएगा ना हिंदी में। एक बार और बता रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया, लिख भी लो, बता भी रहा हूं, लिख भी लो, नोट भी कर लो। ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, लिख भी लो, ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीवाणु माध्यम से डीएनए ग्रहण करके, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीवाणु माध्यम से डीएनए ग्रहण कर उसे अपने न्यूक्लियोइड में जोड़ लेता है, तथा नए लक्षणों को प्रदर्शित करने लग जाता है, तथा नए लक्षणों को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है, नए लक्षणों को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है। हिंदी वाले बच्चों को क्लियर हो गया? इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो। प्रोसेस in which bacteria uptake DNA piece, DNA का कोई भी टुकड़ा, DNA piece from medium, uptake DNA piece from medium, integrated nucleoid and starts exhibiting new properties. So process in which bacteria uptake DNA piece from medium and integrate it with nucleoid and start exhibiting new properties. उस process को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। जब तक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था तब तक ये बात क्लियर नहीं थी कि वो मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, क्या है वो क्लियर नहीं था। बाद में एवरी मैकलियर्ड और मैककार्टी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके फाइनल कर दिया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके पीछे जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ कौन? डीएनए। कैसे किया था एक्सपेरिमेंट? एवरी मैकलियर्ड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया। इतनी बातें क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। नोट करो फटाफट से, कर लिया गया नोट? यस सर, हो गया। यस सर, कर लिया। वेरी गुड। तब इसके बाद में एवरी मैकलियर्ड और मैककार्टी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और यहां से तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला कांसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है जो तुम जेनेटिक्स में पढ़ते हो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। मतलब तुम अब आज ही अभी जाकर के ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे एनसीईआरटी की बुक में से, तो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर की वो क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या कहना चाहता था, क्या डिस्कवर किया उसने, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैकलियर्ड एंड मैककार्टी। एवरी मैकलियर्ड और मैककार्टी जो है उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक कल्चर मीडियम के ऊपर क्या किया? आर स्ट्रेन को
ग्रो कर पाए। कल्चर मीडियम ही संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडियम को हम हिंदी में संवर्धन माध्यम बोलते हैं। और यहाँ पर क्या ग्रो कर रखा है? R2 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, बहुत सारे R2 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो है यहाँ पर उन्होंने ग्रो कर रखे। ठीक है, अब ये स्टडी करना चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। उन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने कुछ एंजाइम यूज करना स्टार्ट किया। कौन सा एंजाइम? जैसे मान लो इन्होंने इसके ऊपर एंजाइम यूज किया प्रोटीएजेस। किसी को लग रहा था कि प्रोटीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कुछ साइंटिस्ट थे, उनको लगता था ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्रोटीन है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर जो है वो डिटरमाइन होता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूज किया एंजाइम प्रोटीएजेस। क्या करेगा बताओ? प्रोटीएजेस एंजाइम क्या करेंगे? प्रोटीन को अपग्रेड करेंगे, प्रोटीन का विघटन, सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसे पाचित कर देंगे। यदि यानी अब एक्सट्रैक्ट ए है, इस एक्सट्रैक्ट ए के अंदर कौन सा बायोमोलिक्यूल नहीं है? प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? यस सर। एक्सट्रैक्ट ए जो है, इस एक्सट्रैक्ट ए के अंदर प्रोटीन नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने इस R2 स्ट्रेन जो है इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट का एक्सट्रैक्ट ए जो है वो डाल दिया। यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो ट्रांसफॉर्मेशन होता कि नहीं होता? मान लो कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो अब एक्सट्रैक्ट ए डालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो एक्सट्रैक्ट ए डालने पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन कमाल की बात क्या है कि इस कंडीशन में जब हमने एक्सट्रैक्ट ए जो है इसके ऊपर डाला, उसके बाद चेक किया तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो गया था। एक्सट्रैक्ट ए डालने पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, रूपांतरण हो गया था। इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बात समझ में आई क्या सब बच्चों को? सर एक बार और। जब हमने इसमें सारा प्रोटीन हटा दिया, सारा प्रोटीन किससे हटा दिया? प्रोटीनेज से सारा प्रोटीन हटा दिया और अब उस मटेरियल को यहाँ पर डाला, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो पदार्थ है वो प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा पदार्थ। सही बात है? यस सर। समझ गए ना सब बच्चे? ऐसे ही उन्होंने क्या किया? अब इस एक्सट्रैक्ट ए के ऊपर दूसरा एंजाइम यूज किया, आरएनएज। अब आरएनएज एंजाइम जो है वो क्या करेगा बताओ? किसको ब्रेक कर देगा, डाइस कर देगा? आरएनए को डाइस कर देगा। एक्सट्रैक्ट बी, अब इसके अंदर प्रोटीन भी खत्म कर दिया और आरएनए भी खत्म कर दिया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एक्सट्रैक्ट बी जो है उसको डाला और क्या देखा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ना प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ना आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया और अब की बार एंजाइम यूज कर लिया डीएनएज। क्या डाल दिया? डीएनएज। किसको डाइस कर देगा? डीएनएज, डीएनए को। डीएनए। अब इसके अंदर से डीएनए खत्म हो गया। डीएनए खत्म होने के बाद जो बचा, मान लो उसका नाम हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट सी है, और इन्होंने क्या किया? अब इसके ऊपर डाला एक्सट्रैक्ट सी। और अब की बार क्या देखा इन्होंने कि जब एक्सट्रैक्ट सी डाला, डीएनए खत्म, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि अब नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन did not occur, यानी अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जिम्मेदार कौन था?
वो DNA। खत्म करते हैं, यानी डीएनए। क्या मतलब हो गया? इट मीन्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ना आरएनए ना प्रोटीन। कौन है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। क्या बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। देखो इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और इससे कम से कम कंटेंट में ये टॉपिक तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने तुम्हें एक एक चीज, एक एक पॉइंट को तुरंत समझा दिया है कि देख लो किस एंजाइम ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट निकले, उनमें क्या है। यदि डीएनए है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए खत्म, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार कौन था? डीएनए जिम्मेदार था। ओके, तो ये एक प्रोसेस जो है वो हमने पढ़ लिया, पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नोट कर लो ये एक्सपेरिमेंट नोट कर लो। सर एक्सपेरिमेंट ऑफ के बाद क्या लिखे हैं? हेलो सर। एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी, साइंटिस्ट का नाम है एवरी, मैक्लियॉड एंड मैककार्टी। क्या तो ये लास्ट में स्पेलिंग बताइए ना, समझ नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे बच्चे? क्या बोल रहे थे बच्चे? सर ये एवरी के बाद क्या लिखे हैं? स्पेलिंग MACLEOD, मैक्लियॉड, और मैककार्टी MCCARTY। ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना, मिल जाएंगे वहां पे। एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट भी मिलेगा, साइंटिस्ट का नेम भी मिलेगा और कंक्लूजन भी। चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, कॉन्जुगेशन। तो क्या सब बच्चे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है समझ रहे हैं कि मीडियम में से कोई बैक्टीरिया जो है वो डीएनए को ले ले और उस डीएनए के अकॉर्डिंग नई प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर दे, उससे ही हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हमारे अंदर भी ऐसा हो सकता है क्या मान लो मैंने एक बच्चे को क्या किया, एक बच्चे को कोई शेर का डीएनए रखा था, एक पानी में बहुत सारा, एक सॉल्यूशन के अंदर शेर का डीएनए रखा हुआ था, बहुत सारा टूटा बहुत सारे पीसेस उसके, और मैंने उस इंसान को उस सॉल्यूशन के अंदर डुबा दिया, ऐसे अच्छे से आराम से डुबा दिया और अच्छे से डुबा करके फिर निकाल दिया बाहर। क्या वो शेर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा। नो सर। नो सर। तो हो गया, इंसान में नहीं होगा क्या? बैक्टीरिया में तो ऐसा हुआ, डीएनए के टुकड़े में डाला था, वो डीएनए का टुकड़ा अंदर गया, उसके अंदर नई प्रॉपर्टी आ गई। क्या इंसान को ऐसे डालेंगे तब नहीं होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर जो प्रोटीन है जो डीएनए को अपटेक कर सकते हैं उसका डिफरेंस है। हमारे सेल्स के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो बाहर से रिसेप्टर के थ्रू डीएनए को ले और उसे किसमें जोड़ ले, जाके अपने जीन के अंदर जोड़ ले आसानी से। ऐसा नहीं होगा। तो कुछ वायरस वगैरह आ जाते हैं वो अलग बात है, और यदि वायरस आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेल पे चेंजेस भी देखने को मिलते ही हमको। बट नॉर्मली सेल जो है वो माध्यम में से डीएनए को, यूकैरियोट में सेल जो है वो माध्यम में से डीएनए को लेने में कैपेबल नहीं है, जबकि प्रोकैरियोट के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो माध्यम से डीएनए ले सकता है, क्योंकि उसके सेल वॉल और मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, जो रिसेप्टर के थ्रू डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े अंदर एंटर हो सकते हैं। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते थे? रूपांतरण। तो नेक्स्ट देखो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यदि माध्यम में से डीएनए अपटेक होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन। यदि दो बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ, शारीरिक संबंध बने और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन
बोल देंगे। अब कॉन्जुगेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि बैक्टीरिया जो कॉन्जुगेशन करते हैं, 3 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से? एक होता है F+ बैक्टीरिया, एक होता है F- बैक्टीरिया और एक होता है HFR बैक्टीरिया। F+ को हम नॉर्मली बोल देते हैं मेल, नर बैक्टीरिया है। F- जो उसे बोल देते हैं फीमेल, मादा बैक्टीरिया है इस तरीके से। असली में नहीं, लेकिन फर्टिलिटी फैक्टर, F का मतलब क्या है? फर्टिलिटी फैक्टर। कौन सा प्लाज्मिड? F प्लाज्मिड जो पढ़ा था हमने, याद है? F प्लाज्मिड का फंक्शन क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेशन में हेल्प करना, ठीक है। और HFR का मतलब होता है सुपर मेल, सुपर मेल। तो 3 टाइप के बैक्टीरिया। आखिर क्या डिफरेंस होता है समझो। ये मान लो एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर इसका न्यूक्लियोइड है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड के अलावा यहां पर एक छोटा सा प्लाज्मिड भी है। और इस प्लाज्मिड के पास कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये F+ हुआ है, मेल हुआ है? कौन सा प्लाज्मिड? प्लाज्मिड के टाइप पढ़े थे, कौन सा प्लाज्मिड था जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेशन करता है, मेल बन जाता है? बोलो। F प्लाज्मिड। F प्लाज्मिड, यस, F प्लाज्मिड। और इसकी वजह से ये क्या करेगा? ये एक ट्यूब के समान संरचना भी बना लेगा, लंबी सी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं सेक्स पिलाई। यानी इसके पास क्या क्या चीजें मिल गई? ये मिल गया तुम्हें F प्लाज्मिड, F प्लाज्मिड, ये है इसका न्यूक्लियोइड, ये है इसका सेक्स पिलाई। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं? मेल बोल रहे हैं, F+ बोल रहे हैं। F- जो है वो कैसी बैक्टीरिया है? उसके पास F प्लाज्मिड होगा कि नहीं है? नहीं। सेक्स पिलाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ऐसी बैक्टीरिया को F- बोलते हैं। समझ गए क्या? यस सर। और सुपर मेल क्या होता है? सुपर मेल एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर हम देखते हैं क्या? जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो प्लाज्मिड था वो इसके न्यूक्लियोइड से जाकर के जुड़ जाता है, न्यूक्लियोइड के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। ये क्या देखा तुमने? प्लाज्मिड जो है वो जाकर के न्यूक्लियोइड में इंटीग्रेट हो गया है, जुड़ गया है। ध्यान से बना देना सब बच्चे कि यहाँ पर तुम्हें अलग से दिख जाए, ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो इससे जाकर के न्यूक्लियोइड से जाकर के जुड़ गया है। यदि वो जुड़ जाएगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसके लिए एक स्पेशल टर्म भी यूज करते हैं कि यदि प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से जाकर के जुड़ गया है तो उसे हम बोल देते हैं एपिसोम। क्या बोल देते हैं? एपिसोम। If plasmid is attached with nucleoid, it is known as episome. यदि प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से केंद्रक से जुड़ जाता है तो उसे हम एपिसोम बोल देते हैं। और इस टाइप का बैक्टीरिया जो है उसे हम सुपर मेल बोल देंगे। और इस सुपर मेल की खास बात क्या है? यदि एपिसोम से जुड़ गया तो खास बात क्या है कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन की फ्रीक्वेंसी, यानी दो बैक्टीरिया के बीच में संयुग्मन होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी its frequency of conjugation is 500 to 1000 times more than F+। यानी F+ बैक्टीरिया यदि पॉपुलेशन में है तो वो एक बार कॉन्जुगेशन करेगा, उतनी देर में ये सुपर मेल जो है वो 500 से 1000 बार कॉन्जुगेशन कर लेगा। ऐसा लग रहा है मानो इस HFR के पास कोई और काम बचा नहीं है, बस कॉन्जुगेशन ही कॉन्जुगेशन करेगा। 500 से 1000 बार कॉन्जुगेशन कर लेगा जितनी देर में F+ जो है वो एक बार कॉन्जुगेशन करता है, संयुग्मन करता है। अब करता क्या है, कैसे होता है, वो प्रोसेस जो है उसको हम डिटेल में देखेंगे। संयुग्मन को खोजा गया किसने? Discovered by
लेडरबर्ग एंड टैटम। लेडरबर्ग और टॉटम ने डिस्कवर किया था कॉन्जुगेशन को इन ई कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई जो है उसके अंदर डिस्कवर किया था लेडरबर्ग और टैटम ने। इस ई कोलाई के 3 टाइप जिसमें ये डिस्कवर किया, कौन कौन से? F+, F- और HFR। F+ मेल है, F- फीमेल है और HFR सुपर मेल है। F+ में प्लाज्मिड उपस्थित होता है, सेक्स प्लाई उपस्थित होता है, लेकिन प्लाज्मिड जो है वो न्यूक्लियोइड से अलग रहेगा। F- में प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है और HFR में प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम एपिसोम बोल देते हैं। और ये जो सुपर मेल है इसके कॉन्जुगेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, 500 to 1000 टाइम्स मोर देन F+। क्या इतनी बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई? सर सुपर मेल एक बार बस और। सुपर मेल नाम दिया हुआ है, इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो जाकर के जुड़ गया किससे? इसके न्यूक्लियोइड से। लेकिन अब ये कॉन्जुगेशन करेगा उस टाइम पे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग रहेगी, अलग तरीके से कॉन्जुगेशन करता है। चलो मैं वो भी बता दूंगा तुमको डिटेल में कि कैसे क्या करना। इतनी बात हमने लिख ली। अब देखें प्रोसेस को, कर दो ना इरेज। एपिसोम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एपिसोम पूछे थे कि एपिसोम क्या होता है, तो एपिसोम के लिए ध्यान रखना कि प्लाज्मिड किससे अटैच हो गए? न्यूक्लियोइड से अटैच हो गए। अब देखो कॉन्जुगेशन के टाइम पे क्या होगा। देखो conjugation between F+ and F-। F+ बैक्टीरिया और F- बैक्टीरिया के बीच में संयुग्मन होता है, तब क्या होगा देखो। मान लो ये है एक F+ बैक्टीरिया। F+ बैक्टीरिया की खास बात क्या है? इसके अंदर सेक्स प्लाई होगा, न्यूक्लियोइड तो है ही, और उसके अलावा इसके पास F प्लाज्मिड जो है वो भी उपस्थित होगा कुछ इस तरीके से। कौन सा बैक्टीरिया है? F+, जिसे तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेल बोल रहे हो। F+ को क्या बोल देते हो? मेल बैक्टीरिया। और F- देखो फीमेल। सेक्स प्लाई नहीं है और प्लाज्मिड भी एब्सेंट है। ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी F- फीमेल। अब माध्यम में ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो किसी तरीके से पास पास आते हैं, पास आने के बाद क्या करेंगे? ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसके थ्रू चिपक जाएंगे। उनके पास पिलाई है, सेक्स पिलाई है। मेल जो है वो अपना सेक्स पिलाई इंसर्ट कर देगा फीमेल के अंदर, दोनों पास में आए। मेल ने अपना सेक्स पिलाई जो है वो फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, और इनके बीच में एक ट्यूब के समान संरचना बन गई। इस ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब, संयुग्मन नलिका। क्या बोलोगे? संयुग्मन नलिका। अब क्या होगा? क्या तुमने कभी अपने जीवन में पढ़ा है कि प्लाज्मिड जो है वो न्यूक्लियोइड से इंडिपेंडेंटली अपनी कॉपी बना सकता है? यानी जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोइड अपनी कॉपी बनाए, तब भी प्लाज्मिड अलग से चाहे तो अपनी कॉपी बना सकता है। ऐसा पढ़ा है तुमने अपने जीवन में? यस। वेरी गुड, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हुई कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए अपनी कॉपी बनाई, प्लाज्मिड ने अपनी कॉपी बना ली और एक प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? F- के अंदर। प्लाज्मिड ने अपनी कॉपी बना ली और एक कॉपी को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? F- के अंदर। और ये इसके बाद में जब ये ट्रांसफर हो गया तो दोनों अलग हो गए और दोनों अपने अपने घर को चले गए। मेल फीमेल में दोनों ने कुछ किया और दोनों
अपने घर को चले गए। जब ये अपने घर पे जाएंगे तो बताओ ये F माइनस वाली जो बैक्टीरिया थी, क्या इसके घर वाले इसे पहचानेंगे कि पहचानने से इनकार कर देंगे? ये F माइनस जो बैक्टीरिया थी, जब ये कॉन्जुगेशन करके अपने घर जाएगी तो क्या इसके घर वाले, इस F माइनस के घर वाले इसे पहचानेंगे कि पहचानने से इनकार कर देंगे? बताओ। नहीं पहचानेंगे सर। नहीं पहचान पाएंगे सर। नहीं पहचानेंगे सर। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पहचानने से इनकार कर देंगे। क्यों पहचानने से इनकार कर देंगे? इसके पास भी क्योंकि जब ये घर से निकली थी तब तो ये मादा थी, फीमेल थी, लेकिन जब जेंडर चेंज हो गया सर। फीमेल किसमें कन्वर्ट हो गई थी? मेल में कन्वर्ट हो गई। दोनों के दोनों क्या बन गए? दोनों के दोनों बन गए F प्लस। पहले था ही, और फीमेल से F माइनस जो है वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? F प्लस में। इसीलिए इसके घर वालों ने इससे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या बातें सबको समझ में आ रही हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें क्या हुआ समझ गए कि फर्टिलिटी फैक्टर जो है वो ट्रांसफर हो गया मेल से F प्लस से F माइनस में, और F माइनस को चेंज कर दिया, कुछ न्यू जीन जो है वो उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। मान लो पहले F प्लस ड्रग के लिए रेजिस्टेंट था, F माइनस ड्रग के लिए रेजिस्टेंट नहीं था, तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? F माइनस भी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है कॉन्जुगेशन किसके बीच में? F प्लस और F माइनस के बीच में। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा कि बताओ F प्लस और F माइनस का कॉन्जुगेशन होता है तो क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन क्या है? मेल जो है वो फीमेल में चेंज हो जाता है, दूसरा फीमेल जो है वो मेल में चेंज हो जाती है, तीसरा फीमेल जो है वो फीमेल ही रहती है, चौथा वो HFR बन जाती है। तो ऐसे वेरी गुड। मेल फीमेल जो है वो मेल में चेंज हो जाएगी, फीमेल जो है F माइनस जो है वो F प्लस बन जाएगी। तो ये तो कॉन्जुगेशन हुआ किसके बीच में? F प्लस और F माइनस के बीच में। क्या तुम HFR और F माइनस के बीच के कॉन्जुगेशन के बारे में भी देखना चाहते हो क्या? क्या होता है उसके अंदर? ये नोट कर लिया ना सब बच्चों ने? यस सर। अब हम देख लेते हैं एक बार क्या होता है यदि F माइनस की जगह पर HFR आता है। तो यहाँ पर F प्लस की जगह मान लो HFR है। वॉइस मुझे बस कम आ रही है कि आप लोग को भी आ रही है? HFR का मतलब भी आ रही है, हम लोग को भी आ रही है। HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्जुगेशन। सर वॉइस बहुत कम आ रहा है, जोर से बोलो। हाँ सर। जल्दी आ जाएगा। तो HFR में क्या होता है तुम लोग बताओ? HFR में क्या होता है? HFR में एपिसोड वाली कंडीशन होती है, यानी कि न्यूक्लियोइड के ऊपर अटैच होगा क्या? प्लाज्मिड जो है वो यहाँ पर अटैच। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब तक प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट था तब तक तो हमें समझ में आ रहा था कि प्लाज्मिड जो है वो अलग से रेप्लिकेट हो जाएगा। जब तक प्लाज्मिड अलग से था तब तक हम समझ पा रहे थे कि प्लाज्मिड जो है वो इंडिपेंडेंटली अलग से रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा जब प्लाज्मिड तो अलग है ही नहीं, ये तो जाके जुड़ गया है, तब क्या होता है? ध्यान देना कि ये डीएनए जहां पर प्लाज्मिड जुड़ा हुआ है उससे आगे से रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है। यहां से रेप्लिकेट, यानी अब की बार HFR का जब कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो कॉपी किसकी बनेगी? प्लाज्मिड की बनेगी कि न्यूक्लियोइड की बनेगी? बोलो। न्यूक्लियोइड की बनेगी। ये डिफरेंस है कि अब की बार कॉपी बन रही है, अब की बार कॉपी बन रही है न्यूक्लियोइड की, केंद्रकाप की। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि हम चाहते हैं कि ये प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए, यदि मैं चाहता हूं कि ये प्लाज्मिड जो है ये HFR बैक्टीरिया से F माइनस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए, तो इन दोनों बैक्टीरिया को पास पास में चुपचाप कितनी देर तक चिपके रहना पड़ेगा? बोलो। यदि मैं चाहता हूं कि क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे कॉपी होती जाएगी और लास्ट में आएगा प्लाज्मिड का नंबर, तो उसके लिए बैक्टीरिया को कितनी देर तक, दोनों बैक्टीरिया को कितनी देर तक चिपके रहना पड़ेगा?
20 मिनट। 20 तो जो भी बच्चे 20 मिनट बोल रहे हैं उनका जवाब गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है? क्योंकि 20 मिनट तब होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल होता है। जो बैक्टीरिया, जब हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था बच्चे, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है इसके अंदर रेप्लिकेशन 2 डायरेक्शन होता है। तो ये इस तरीके से थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन केन ने दिया था, केन्स थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अकॉर्डिंग ये डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो दोनों साइड से रेप्लिकेट होकर के ऐसे करके जा रहा है, कितना टाइम लगेगा? आधा टाइम लग गया। यदि एक डायरेक्शन में जाता पूरा सर्कल एक तरफ से कंप्लीट करता तो जितना टाइम लगता उसका आधा टाइम लगा। याद होगा तुमने जेनेटिक्स में यदि पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, ई कोलाई में कॉपी बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 38 मिनट आंसर आता था उसका, लेकिन वास्तव में 20 मिनट ही लग जाता है। तो क्यों 20 मिनट लग जाता है? क्योंकि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन 2 डायरेक्शन में चल रहा है और प्री प्रेग्नेंट कंडीशन होती है। इसको हम बोलते हैं थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बाय केन। यदि 2 डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो लगता है कितना मिनट? अराउंड 20 मिनट। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अभी जो मैंने बताया तुमको उसके अंदर एक ही डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ से ऐसे करके इस तरीके से, रोलिंग सर्कल मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम कितना लगेगा? डबल लगेगा। जितना तुमको पहले पता है वो इसका पता है। यदि एक ही डायरेक्शन में सिर्फ यहाँ से घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक तो कितना लगता है? डबल लगता है। कितना देर? 40 मिनट, 38 मिनट के आसपास। क्या मेरी बात समझ में आई क्या किसी बच्चे को? नहीं सर सर, एक इसमें बार क्या और समझाइए ना। ट्रांसफर हो रहा है बोले? नहीं आई तो वापस सुनो। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, उसमें होता है एक ओआरआई। जब एक ओआरआई होता है तो वहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है दोनों डायरेक्शन में। एक एंजाइम इधर भाग रहा है, एक एंजाइम इधर भाग रहा है, दोनों भागते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और जब वो दोनों भागते 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 यहाँ तक मिले, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, उसमें टाइम लगा कितना? उसमें टाइम लगा 20 मिनट। अलवा समझ में? यदि हम एक ही डायरेक्शन से भाग करके पूरा सर्कल कंप्लीट करना होता तो कितना टाइम लगता? 40 मिनट। यानी इन दोनों बैक्टीरिया को ऐसे चुपचाप बिना हिले डुले कितनी देर तक चिपके रहना होगा? 40 मिनट। लेकिन तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया को या इन बैक्टीरिया को ये चीज रास आती होगी कि भाई इतनी देर तक चुपचाप से बैठे हुए हैं, हिल डुल भी नहीं रहे हैं। पता पड़ा यहाँ से वो बैक्टीरिया जा रहा है, उस बैक्टीरिया ने कहा अच्छा कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसको धक्का मार के चला। सेक्स पिलाई तो कितनी पतली सी चीज है, कितनी पतली सी ट्यूब है, मीडियम में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा तो ब्रेक। बैक्टीरिया थोड़ा भी हिले डुले तो ब्रेक होगा कि नहीं होगा? तो इस केस में हम ये सोचें कि बैक्टीरिया पूरा डीएनए और प्लाज्मिड को कॉपी करके दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, असंभव है ये। तो क्या होगा फिर? तो फिर इस न्यूक्लियर का थोड़ा सा पार्ट आके यहाँ पर रह जाएगा, प्लाज्मिड इसके अंदर नहीं आएगा। क्या होगा? सिर्फ डीएनए का थोड़ा सा पार्ट जो है वो यहाँ पर आकर के रह जाएगा, कुछ इस तरीके से। यानी आंशिक रूप से द्विगुणित हो गया। ये जो फीमेल है वो क्या हो गई? वो आंशिक रूप से द्विगुणित हो गई, पार्शियली डिप्लॉयड। और ये पार्शियली डिप्लॉयड कंडीशन जो है इसे हम मीरोजाइगोट भी बोल देते हैं, मीरोजाइगोट। आंशिक रूप से द्विगुणित हो जाता है कौन? फीमेल। क्या ये फीमेल मेल बन गई? क्या फीमेल मेल बन गई? नहीं बन गई है, नहीं बनी है सर। फीमेल सुपर मेल बन गई कि नहीं बन गई है? फीमेल सुपर मेल बन गई कि नहीं बन गई है? बोलो, जोर से बोलो। नहीं नहीं सर। नहीं बनी। नहीं सर। नहीं बनी सर। जब तक मेल या सुपर मेल की बात ही नहीं होगी, इसका मतलब ये पहले भी फीमेल थी और अभी भी फीमेल ही है। यानी जब इस टाइप का कॉन्जुगेशन होता है HFR और F- के बीच में, तो क्या होगा? बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? फीमेल जो है वो फीमेल ही रहेगी, लेकिन आंशिक रूप से द्विगुणित हो जाएगी, पार्शियली डिप्लॉयड हो जाएगी, जिसे हम क्या बोल देते हैं? जिसे हम मीरोजाइगोट बोल देते हैं। कॉन्जुगेशन का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कॉन्जुगेशन में जेनेटिक मटेरियल कैसे चेंज हो रहा है? क्या हम बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे अलग है ये? बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे अलग है? यहाँ पर हमने देखा डीएनए और प्लाज्मिड भी बोल सकता हूँ, डीएनए और प्लाज्मिड is transferred from one bacteria to another by direct physical contact through sex pili. सेक्स पिलाई के थ्रू इनके बीच में जो डायरेक्ट कांटेक्ट बना उससे यदि डीएनए का ट्रांसफर होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम संयुग्मन बोल देंगे। तो क्या सब बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन में डिफरेंस पता पड़ गया? क्या क्लियर है सबको पिक्चर? यस सर। वो मीडियम से होगा, ये सेक्स पिलाई से होगा। सर आफ्टर कॉन्जुगेशन सुपर मेल में कोई चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा बच्चे। यहाँ पे डायग्राम में ये मैंने अलग से प्लाज्मिड बनाया, ये अलग मत बनाना है। यहाँ पर सुपर मेल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको HFR लिखना है। सुपर मेल में कोई चेंज नहीं होगा, है ना सर? तो फीमेल का भी अलग से बनेगा क्या? फीमेल में चेंज क्या हुआ कि उसका डीएनए, उसके पास डीएनए की कोई एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। सर तो न्यूबॉर्न में फीमेल कैसे बनता है फिर? दोनों में तो मेल ही आया ना। क्या बोल रहे हो बच्चे? सर वो तो मेल हुआ क्या? सुपर मेल? ये सुपर मेल है ना, ये तो सुपर मेल है, ये फीमेल है। सर इसमें भी प्लाज्मिड है ना सर? हाँ तो सुपर मेल नहीं होगा क्या? यदि प्लाज्मिड न्यूक्लियर से अटैच है तो वो सुपर मेल होगा। इसके पास तो प्लाज्मिड आया ही नहीं ना बच्चे, इसके पास तो क्या है? न्यूक्लियोइड का पार्ट है। प्लाज्मिड जब ये 40 मिनट से भी ज्यादा एक दूसरे से चिपके रहते था। सर अच्छा यदि पूछे तो फीमेल कैसे बनता है न्यूबॉर्न में? सर ये तो पूरा डिप्लॉयड है। नहीं, ये तो जो भी डीएनए का पीस आ गया, अब इस डीएनए का आगे क्या होना है वो तो बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है। यदि ये काम का डीएनए है, इससे जुड़ गया तो जुड़ गया, ये यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा, ये हो सकता है इससे जुड़ गया तो ठीक है। यदि ये कोई डीएनए, एक बात ध्यान रखना, क्लासमेट के बारे में तुमने पहले भी अपने जीवन में पढ़ा, एक बार ध्यान से सुन लो, कान खोल के बायोटेक में जो पढ़ते हो। एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर कोई डीएनए डाल दोगे तो ये डीएनए काम करना स्टार्ट नहीं कर देगा, ना ये अपनी कॉपी बनाएगा, ना ही ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ऐसे नहीं करता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए इसके पास ORI होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तभी हमको जरूरत पड़ती है किसकी? तभी हमको जरूरत पड़ती है प्लाज्मिड की, ताकि प्लाज्मिड के ऊपर जाकर के जुड़ जाए और इसका ORI यूज करे अपनी कॉपी बनाए। अरे तो भाई डिस्चार्ज स्विच ऑफ हो जाए तो मैं क्या करूं? माइक बंद कर लो भाई। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ फिर से समझा। देखो मैं तुमको ऐसा बोल रहा हूं कि यदि किसी बैक्टीरिया में कोई डीएनए एंटर हो गया, मान लो वो डीएनए कुछ भी प्रॉपर्टी वाला है, उससे मान लो वो बैक्टीरिया जो वो सुपरमैन बन जाता है, मान लो ऐसा कोई डीएनए हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जिससे वो उड़ने लग जाएगा, है ना। तो यदि तुमने सिर्फ बैक्टीरिया को डीएनए के अंदर डाल दिया और तुम सोचोगे ये उड़ क्यों नहीं रहा है, तो ये तब तक नहीं उड़ेगा जब तक वो डीएनए जाकर के उसके न्यूक्लियर या प्लाज्मिड में अटैच ना हो जाए। जब वो उसमें जाकर के जुड़ जाएगा ना, यदि वो जाके जुड़ जाएगा तब वो अपनी कॉपी बना सकता है या अपनी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जब तक वो अटैच नहीं होगा, यानी यदि ये न्यूक्लियर इससे अटैच, ये डीएनए का पीस इससे अटैच नहीं हो पाया, ऐसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, तो हो सकता है धीरे धीरे यहाँ से लॉस हो जाए, 1-2 जनरेशन बाद इसे खत्म हो जाए या आगे हमको देखने को ना मिले।
यदि ये जाकर के इस न्यूक्लियर में अटैच हो जाए तब क्या होगा, जब भी बैक्टीरिया कॉपी बनाएगा तब इस डीएनए की भी कॉपी बनती जाएगी और वो नेक्स्ट बैक्टीरिया के अंदर हमें मिल पाएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना कि कभी भी बैक्टीरिया के अंदर जब हम प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं डीएनए ट्रांसफर के लिए तो उसका पीछे का मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन होता है कि उस डीएनए को जो हमने एंटर किया उसको कॉपी बनाने के लिए ओआरआई मिल जाए। कहां से? प्लाज्मिड। वो हमने जो डीएनए ट्रांसफर किया उसके पास रैंडम डीएनए के पास ओआरआई नहीं होता है, इसीलिए वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, कॉन्जुगेशन की बात है। सर इसका डेफिनेशन हिंदी में बताइए ना, लिखेंगे हिंदी में लिख दो कि वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए अथवा प्लाज्मिड, वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए अथवा प्लाज्मिड का स्थानांतरण, वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए अथवा प्लाज्मिड का स्थानांतरण सेक्स पिलाई के द्वारा, डीएनए अथवा प्लाज्मिड का स्थानांतरण सेक्स पिलाई के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है, सेक्स पिलाई के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है, संयुग्मन कहलाता है, संयुग्मन कहलाता है। सर एक बार फिर से बोलिए ना। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए अथवा प्लाज्मिड का स्थानांतरण सेक्स पिलाई द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है, डीएनए या प्लाज्मिड का स्थानांतरण सेक्स पिलाई द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है, उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। नेक्स्ट देखो अब इसके बारे में, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को बोलते हैं हम पारक्रमण। क्या मॉलिक्यूलर बेस एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? हर्षी चेंज वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था क्या? यस सर। यस सर। वो ट्रांसडक्शन है, वही ट्रांसडक्शन है बच्चे, वायरस के द्वारा। यस, तो क्या देख रहे थे हम, वायरस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। खोजा गया किसके द्वारा? डिस्कवर्ड बाय Zender and Lederberg। सर इसका परिभाषा बोलिए तो एक बार और। बता देता हूँ। इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये ध्यान रखना, किसने डिस्कवर किया था, किसमें डिस्कवर किया था? डिस्कवर किया था जेंडर और लेडरबर्ग ने। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया का डीएनए, यहाँ पर इस बैक्टीरिया का कोई डीएनए है, वो एक वायरस जो है उसके थ्रू, वायरस के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन। क्या पढ़ा था हमने? पहला मेथड जो पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या देखा था? ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि डीएनए का ट्रांसफर जो है वो माध्यम से डायरेक्टली बैक्टीरिया के अंदर हो जाता है, पढ़ा था। उसके बाद कॉन्जुगेशन पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा कि डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई के द्वारा हो जाता है, और ट्रांसडक्शन में डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में किसके द्वारा होगा? वायरस के द्वारा होगा। यही डिफरेंस है। तो यदि डेफिनेशन लिखना है तो लिख दो, ट्रांसफर ऑफ डीएनए from donor bacteria to recipient bacteria by the help of
बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस यदि कोई जीवाणु भोजी वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी वायरस। यदि कोई जीवाणु भोजी वायरस डीएनए को एक जीवाणु से लेकर के और दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर करती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसडक्शन बोल देते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए का स्थानांतरण दाता बैक्टीरिया से ग्राही बैक्टीरिया में किसकी सहायता से होता है? बैक्टीरियोफेज की सहायता से होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। बच्चे वायरस टू बैक्टीरियोफेज नहीं, वायरस टू बैक्टीरिया, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। जो वायरस ट्रांसफर करता है उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, हिंदी में जो फिर से बताइए ना। लेक्चर में आज का लेक्चर जो है यहाँ पर ही हम फिनिश करते हैं। समझ में आ गई सबको बात? आज तीनों प्रोसेस जो है बता दीजिए हिंदी से सर। तीनों बच्चे, डीएनए का स्थानांतरण दाता जीवाणु से ग्राही जीवाणु तक बैक्टीरियोफेज की सहायता से। डीएनए का स्थानांतरण दाता बैक्टीरिया से ग्राही बैक्टीरिया तक बैक्टीरियोफेज के द्वारा होना, जीवाणु भोजी के द्वारा होना। सर एक बार डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? मीडियम से डीएनए डायरेक्टली बैक्टीरिया अपटेक करता है। कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बनने से डीएनए का ट्रांसफर होता है। और ट्रांसडक्शन में वायरस के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होता है। 3 लाइन में कंक्लूजन है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ट्रांसडक्शन डिटेल में देख लेंगे और सारे बैक्टीरिया जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब बैक्टीरिया के अंदर कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स हैं, जहां से भी तुम लोग पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारा स्टडी मटेरियल उसमें कुछ बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, कुछ यूजफुल कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया के नाम दिए होंगे, वो तुम वहां से रीड करना। वैसे हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर्स में ये पढ़ते रहेंगे। जब भी माइक्रोब्स वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पर आएगा कुछ प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ बैक्टीरिया के नाम आएंगे, कुछ प्लांट किंगडम में आएंगे, तो हम जगह जगह पर वो देखते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। ईशान सर से बात कर लेना, जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है वो। कितना ठन ग्रुप में ऐड होगा? अरे जिसको भी होना है वो ईशान सर से बात कर लेना, सर बोले।